नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प डबल फीचर केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। इसमें हम किसी भी देश को चलाने वाले दो सबसे अहम पिलर्स को डिकोड करेंगे। पहला, देश का अपना अंदरूनी गवर्नेंस सिस्टम, और दूसरा उसकी बाहरी सैन्य सुरक्षा। मतलब एक तरफ हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि आज़ादी और लोकतंत्र के असली मायने क्या हैं, और वहीं दूसरी तरफ इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जब इसी आज़ादी को बचाने के लिए समंदर के सीने पर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी। काफी कुछ है जानने को, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी गवर्नेंस डिबेट की शुरुआत करने के लिए चलिए थोड़ा पीछे साल 1953 में चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने BBC को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र शायद सिर्फ एक फॉर्मल सेंस में, यानी सिर्फ नाम के लिए ही काम करेगा। उनका मानना था कि यहाँ लोग किसी कैंडिडेट की काबिलियत देखकर नहीं, बल्कि पार्टी के सिंबल पर आंख मूंद कर वोट देते हैं। जरा सोचिए, ये कितनी गहरी बात थी। इसने उसी वक्त भारत में गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के पूरे स्ट्रक्चर पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। और पता है, आज दशकों बाद डॉक्टर अंबेडकर की वो चिंता हमारे सामने डेटा के रूप में आ खड़ी हुई है। प्यू रिसर्च सेंटर का ये ताज़ा डेटा देखिए, ये तस्वीर सच में हैरान कर देने वाली है। एक तरफ यूके में 37% और जापान में 41% लोग तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते हैं, लेकिन भारत में ये आंकड़ा एक बहुत ही चौंकाने वाले 85% पर है। जी हाँ, 85%। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी आबादी इस मौजूदा सिस्टम के धीमेपन से, इसके ग्रिडलॉक से पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड है। वो बस ये चाहते हैं कि कोई एक स्ट्रांग लीडर आए और रातों रात सब कुछ एकदम ट्रैक पे ले आए। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को कैसे कवर करेंगे, उसका एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द डेमोक्रेसी डिलेमा की, फिर द डिक्टेटरशिप रियलिटी, और उसके बाद द पाथ ऑफ रिफॉर्म। इसके बाद हम अपना गियर शिफ्ट करेंगे और रुक करेंगे 1971 के रिफ्यूजी क्राइसिस, द नेवल डीकॉज स्ट्रैटेजी, और आखिर में सिंकिंग द PNS गाजी के उस ऐतिहासिक पल की तरफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, लोकतंत्र की दुविधा, या कहें द डेमोक्रेसी डिलेमा। आखिर क्यों इतने सारे लोग अपने ही डेमोक्रेटिक सिस्टम से थक चुके हैं? इसका सीधा सा जवाब है डेमोक्रेटिक ग्रिडलॉक, यानी सिस्टम का अटक जाना। अब इसके कुछ बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स देखिए। यूपी में जब सरकार एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों के टीचर्स के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करना चाहती थी, तो क्या हुआ? पूरे राज्य में इतने भारी विरोध प्रदर्शन हुए कि सरकार को वो फैसला ही रोकना पड़ गया। कुछ ऐसा ही तब भी हुआ जब हिट एंड रन के मामलों में सख्त कानून लाने की बात हुई। ट्रक ड्राइवर्स ने हाईवे ही ब्लॉक कर दिए, जिससे पूरी सप्लाई चेन ठप हो गई। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब दक्षिण कोरिया की कंपनी पॉस्को ने ओडिशा में अपना $12 बिलियन का स्टील प्लांट कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि पर्यावरण और जमीन अधिग्रहण के विवादों और प्रदर्शनों के चलते उन्हें 10 साल तक इंतजार करना पड़ा। देखिए, लोकतंत्र में आवाज उठाने का हक सबको है, बिल्कुल है, लेकिन कई बार इसी आवाज की शोर में विकास की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये समस्या सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं है, ये मैथमेटिकल भी है। इसे अर्थशास्त्री केनेथ एरो के 1951 के इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम से समझते हैं। मान लीजिए इलेक्शन में 3 उम्मीदवार हैं, A, B और C। अब अगर वोट 33 और 34% में बढ़ जाएं, तो जाहिर है 34% वाला चुनाव जीत जाएगा। लेकिन जरा इसका दूसरा एंगल देखिए। इसका मतलब ये भी तो है कि देश के 66% जनता ने उस जीतने वाले को अपना वोट दिया ही नहीं था, वो तो उसके खिलाफ थे। यानी एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ नेता भी मैथमेटिकली 66% आबादी को असंतुष्ट छोड़ सकता है। ये डेमोक्रेसी का एक ऐसा लूपहोल है जिसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। और इसी से जुड़ता है हमारा दूसरा भाग, तानाशाही की असलियत, यानी द डिक्टेटरशिप रियलिटी। तो क्या तानाशाही इस धीमी रफ्तार का असली समाधान है? अगर हम तानाशाही या ऑथोरिटेरियन देशों की तरफ देखें, तो शुरुआत में उनकी एफिशिएंसी बहुत ही इंप्रेसिव लगती है। मतलब चीन में सिर्फ 10 दिनों के अंदर एक पूरा अस्पताल खड़ा कर देना, या रातों रात हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देना। वहाँ कोई कोर्ट केस या प्रोटेस्ट इस स्पीड को नहीं रोकते, सब कुछ एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इस तेज विकास की एक बहुत बड़ी और अक्सर छिपी हुई कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है नागरिकों की अपनी आज़ादी। एब्सोल्यूट पावर की ज़मीनी हकीकत काफ़ी अलग होती है। चीन के सोशल क्रेडिट सिस्टम का ही उदाहरण ले लीजिए। वहाँ अगर किसी ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उसका सोशल स्कोर कम कर दिया जाता है, और फिर उस इंसान को ट्रेन या फ्लाइट पर चढ़ने तक से बैन किया जा सकता है।
रूस की बात करें तो वहाँ मिखाइल खोदोरकोव्स्की जैसे अरबपति, जिन्होंने राजनीति में आना चाहा या विपक्ष बनना चाहा, उन्हें सालों के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और उत्तर कोरिया की कहानी तो और भी अजीब है। वहाँ हर घर में तानाशाह की तस्वीर लगाना अनिवार्य है, और अगर उस तस्वीर पर थोड़ी सी भी धूल पाई गई तो पूरे परिवार को जेल हो सकती है। तो बात सीधी सी है, इन जगहों पर डेवलपमेंट भले ही तेज हो, लेकिन पर्सनल आज़ादी बिल्कुल जीरो होती है। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे भाग पर, सुधार के रास्ते या द पाथ ऑफ रिफॉर्म। अगर तानाशाही सही विकल्प नहीं है तो फिर रास्ता क्या है? खैर, सोर्स मटेरियल इस पर बहुत ही क्लियर है। हमें इस सिस्टम को उखाड़कर फेंकने की नहीं, बल्कि इसे मैच्योर बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाए गए हैं। पहला है न्यायिक सुधार या जुडिशियल रिफॉर्म्स। हमारी अदालतों में फिलहाल 4 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग हैं। इन मामलों को तेज़ी से निपटाने की ज़रूरत है ताकि बड़े प्रोजेक्ट सालों साल कोर्ट के चक्करों में ना अटके। दूसरा कदम है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइमलाइन सेट करना। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वोटर अवेयरनेस। देखिए, जब तक वोटर्स सिर्फ किसी सिंबल या छोटे-मोटे फ़ायदों के बजाय ठोस पॉलिसीज़ और विकास के नाम पर वोट नहीं देंगे, तब तक लोकतंत्र अपने सबसे बेहतरीन रूप में काम नहीं कर पाएगा। चलिए, आंतरिक ढांचे की इस बहस से अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने चौथे भाग पर, 1971 का रिफ्यूजी क्राइसिस। अब हम इतिहास के उस दौर में जा रहे हैं जब भारत की इसी आज़ादी पर बाहर से एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, 90 लाख। साल 1971 में ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां से अपनी जान बचाकर 90 लाख से ज्यादा शरणार्थी भारत की सीमा में आ गए थे। ये सिर्फ एक बहुत बड़ा मानवीय संकट ही नहीं था, बल्कि इसने भारत के कंधों पर $700 मिलियन का एक ऐसा भारी भरकम आर्थिक बोझ डाल दिया था जिसे संभाल पाना लगभग नामुमकिन हो रहा था। यहाँ तक कि देश की डेमोग्राफी बदलने का भी डर सताने लगा था। ये साफ था कि भारत को इस बाहरी खतरे का कोई ना कोई तुरंत और ठोस समाधान निकालना ही था। और बस यहीं से नींव रखी गई ऑपरेशन एक्स की। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक टॉप सीक्रेट इंडियन नेवल ऑपरेशन था। सीधे तौर पर जंग छेड़ने के बजाय भारतीय नौसेना ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने मुक्ति बाहिनी के कमांडोज को एक खास तरह की ट्रेनिंग दी। उन्हें सिखाया गया कि कैसे रात के घुप अंधेरे में पानी के नीचे गोता लगाते हुए जाना है और पाकिस्तानी सप्लाई जहाज़ों पर लिम्पिट माइंस चिपका देनी है। इस शानदार और बिल्कुल साइलेंट रणनीति ने रातों रात पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई लाइन की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख दी। इसी के साथ हम आते हैं अपने 5वें भाग पर, द नेवल डिकॉय स्ट्रैटेजी, या कैसे दुश्मन को चकमा दिया गया। समंदर की गहराई में अब जो चूहे बिल्ली का खेल शुरू होने वाला था, वो किसी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से कम नहीं है। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर भारत के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को तबाह करना चाहता था। इसके लिए उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक और डेडली पनडुब्बी PNS गाजी को समंदर में उतार दिया। लेकिन यहाँ पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल N कृष्णन ने एक ऐसी मास्टरमाइंड चाल चली जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। उन्होंने बहुत ही चालाकी से INS विक्रांत को अंडमान के पास पोर्ट एक्सरे नाम की एक सीक्रेट लोकेशन पर छिपा दिया और उसकी जगह एक पुराने जहाज INS राजपूत को डिकॉय यानी चारे के रूप में दुश्मन के सामने छोड़ दिया। और डिसेप्शन का असली लेवल तो ये था कि विशाखापट्टनम पोर्ट पर खूब सारे थोक के भाव में सब्जियों के ऑर्डर दे दिए गए और फेक रेडियो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट किए गए। ये सब सिर्फ ये भ्रम पैदा करने के लिए था कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम में ही खड़ा है। ये सच में चकमा देने की एक बहुत ही लाजवाब रणनीति थी। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और छठे भाग पर, PNS गाजी का डूबना। इस ऐतिहासिक टकराव का जो पूरा टाइमलाइन है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। 14 नवंबर को PNS गाजी पूरे जोश के साथ INS विक्रांत का शिकार करने निकलता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो एक जाल की तरफ बढ़ रहा है। 25 नवंबर को भारतीय नौसेना के उन फेक सिग्नल्स में फंसकर गाजी अपना रास्ता बदल लेता है और विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ जाता है। फिर 28 नवंबर की वो तारीख आती है जब गाजी विशाखापट्टनम पोर्ट के ठीक बाहर माइंस बिछा रहा होता है। तभी एक दूसरे भारतीय जहाज से बचने के लिए उसे अचानक एक इमरजेंसी डाइव लगानी पड़ती है और वो समंदर के तल में जाकर बहुत बुरी तरह फंस जाता है। इसके कुछ दिनों बाद 3 दिसंबर को विशाखापट्टनम से वापस लौटते हुए INS राजपूत उस फंसी हुई पनडुब्बी की हल्की सी वाइब्रेशंस को अपने सोनार पर डिटेक्ट कर लेता है। अब शिकार खुद शिकारी के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। और फिर उस रात जो हुआ उसने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह हमेशा के लिए बना ली।
रात के ठीक 11:40 बज रहे थे। आईएनएस राजपूत ने अपने सोनार में वो हलचल पकड़ी और बिना कोई भी जोखिम लिए पानी के नीचे 2 बेहद पावरफुल डेप्थ चार्ज फायर कर दिए। उन धमाकों के झटके इतने तेज थे कि फंसी हुई गाजी पनडुब्बी के अंदर मौजूद अपने ही डैमेज टॉर्पीडो भी ट्रिगर हो गए। और उसके बाद हुआ एक भयानक और गगनभेदी विस्फोट। भारतीय नौसेना ने पीएनएस गाजी को हमेशा के लिए समंदर की उन्हीं गहराइयों में दफन कर दिया। और इस एक घटना के साथ ही 1971 के युद्ध में भारत का पलड़ा पूरी तरह से भारी हो गया। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हमने एक देश को चलाने और उसे बचाने के 2 बिल्कुल अलग-अलग पहलू देखे। एक तरफ हमने देखा कि कैसे लोकतंत्र कई बार एक बहुत ही धीमा, अटका हुआ और अस्त-व्यस्त प्रोसेस लग सकता है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जब उसी देश पर बाहर से कोई बड़ा खतरा मंडराता है, तो कैसे यही सिस्टम पूरी ताकत से एकजुट होकर अपनी हिफाजत करना जानता है। तो जाते-जाते ये सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ता हूँ। क्या लोकतंत्र की ये धीमी और शोर-शराबे वाली प्रक्रिया सच में इस सिस्टम की कोई खामी है? या फिर असल में यही वो सबसे मजबूत ढाल है, जो आखिरकार एक देश और उसके नागरिकों की असली आज़ादी को, चाहे वो अंदर की तानाशाही से हो या फिर बाहर के किसी दुश्मन मुल्क से, पूरी तरह सुरक्षित रखती है? इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये डीप ड्राइव आपको बहुत पसंद आई होगी।